नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल की बात करें, यूपी लेखपाल में अपना सिलेबस यूपी जीके चल रहा था। उसमें मैंने कई सारे टॉपिक आपको क्लियर कराए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले यूपी जीके में, क्योंकि यूपी जीके में मोस्टली हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। जो हमारे 2-3 टॉपिक बचे हैं, इन टॉपिकों को हम क्या करेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र इनको भी समाप्त करेंगे। इसके बाद में गजब की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए, आज हम यूपी जीके में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। यूपी के ऐतिहासिक स्थल यानी कि यूपी के वे कौन कौन से स्थल हैं जिनका इतिहास में वर्णन किया गया है। यूनेस्को में आपने सुना होगा, यूनेस्को में जो हमारे देश की कई ऐसी साइटें होती हैं, कई ऐसे स्थान होते हैं जिनको यूनेस्को में जगह दी जाती है। तो आज हम वो सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले। जैसे आपने सुना होगा चित्रकूट के बारे में, आपने सुना होगा कन्नौज के बारे में, कपिलवस्तु के बारे में सुना होगा, प्रयागराज के बारे में सुना होगा। केवल इनका नाम आप जानते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं हो सकता है आपको ना पता हो। ठीक है, आलमगीरपुर हो गया, आगरा हो गया, यानी कि नाम तो आपने सबका सुना होगा, लेकिन इनकी क्या विशेषता है इसके बारे में शायद आपको ना जानकारी हो। तो आज हम बताने वाले आगरा किस लिए फेमस है, कन्नौज की बात करें या फिर हम आलमगीरपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, इन सब की, मेरठ की बात करें, एक एक करके सारे जो यूपी के ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका कहीं ना कहीं इतिहास में वर्णन किया गया है, इतिहास में इनको पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो हेडिंग डालेंगे यूपी के ऐतिहासिक स्थल, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। यूपी के ऐतिहासिक स्थल, ये हमारा क्या रहेगा, तो आप कहेंगे ये हमारा टॉपिक रहेगा। यानी कि आज हमें यूपी के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका इतिहास में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने सुना होगा चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कन्नौज, जौनपुर, मगध, बिठूर की बात करें, कालिंगर की बात करें, बनारस, महोबा, चुनार, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। ये इनका इतिहास में क्यों वर्णन किया गया है, इतिहास में इनका नाम क्यों लिया जाता है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पर्यटन क्या होता है। पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म। पर्यटन का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर विदेशी कह सकते हैं, जो विदेशी फॉरेन होते हैं, जो हमारे यहाँ घूमने आते हैं, वो क्या कहलाता है, पर्यटन। या फिर हम लोग जहां घूमने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्यटन बोलते हैं। तो पर्यटन की बात करें, ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, सारी चीजें एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, इसमें आपकी पहली हेडिंग रहेगी पर्यटन। क्या रहेगी, पर्यटन। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन विभाग कब बना, तो आपको याद रखना है 1956 में। 1956 में क्या बना, पर्यटन विभाग बना। याद रखेंगे 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग या भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1956, 1956। 1956 में एक पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1972 में क्या होता है, याद रखेंगे 1972, 1972 में इसमें एक निदेशालय की स्थापना की जाती है। किसकी, निदेशालय की इसमें स्थापना की जाती है। तो आपको याद रखना है निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1972 में। 1972 में एक निदेशालय बनाया जाता है, किसके लिए, पर्यटन के लिए। तो पर्यटन विभाग कब बना, 1956 में। इसके लिए निदेशालय कब बनाया गया, तो आप कहेंगे 1972, यानी कि 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। 1974 में क्या होता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की जाती है। किसकी, पर्यटन विकास निगम की स्थापना की जाती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1974 में क्या होता है, पर्यटन के विकास के लिए एक निगम बनाया जाता है। पर्यटन के विकास के लिए एक निगम बनाया जाता है। कब, आप कहेंगे 1974 में। इसके बाद समय आता है 1979 का। समय आता है 1979 का। 79 में क्या किया जाता है, 79 में
पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। जो पर्यटन होते हैं इन पर्यटनों को क्या किया गया, पर्यटनों को उद्योग का दर्जा दिया गया। याद रखेंगे, इंडस्ट्री का इसे दर्जा दिया जाता है, उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये 4-5 आपको पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है। आप कहेंगे 1956 में, यानी कि 1956 में एक पर्यटन विभाग बनाया जाता है। इसके बाद में 1972 की बात करें, 1972 में एक निदेशालय की स्थापना की जाती है। तो 56 में पर्यटन विभाग बनाया जाएगा और 72 में निदेशालय की स्थापना की जाती है। किससे संबंधित है, ये पर्यटन से संबंधित है। बात करेंगे 1974 में इस पर्यटन को विकास के लिए, इस पर्यटन के विकास के लिए एक निगम की स्थापना कब की जाती है। तो आपका आंसर होना चाहिए 1974 में, 1974 में। बात करेंगे 1979 में क्या होता है। 1979 में ये बोला जाता है कि जो पर्यटन है इन पर्यटनों को अब उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो आप कहेंगे 1979 में इसे दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, इसके बाद में हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, वही पॉइंट हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे, आपने सुना होगा यूनेस्को का नाम सुना होगा। ठीक है, यूनेस्को के बारे में हम बात करते हैं। इसका आपने नाम सुना होगा यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का काम क्या होता है, जो विश्व विरासत स्थल होते हैं, यानी कि विश्व में ऐसे स्थल जिनका कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जिक्र रहा है, तो उनमें से कुछ विशेष जो स्थल होते हैं उनको अपनी साइट में रखना। ठीक है, ये किसका काम होता है, यूनेस्को का काम होता है। तो यूनेस्को का काम क्या होता है, विश्व विरासत जो स्थल होते हैं, जो देश की विरासत के तौर पर होते हैं, उनको यूनेस्को में जगह दी जाती है। तो याद रखेंगे यूनेस्को का गठन क्यों किया गया, तो याद रखेंगे विश्व विरासत स्थल को, विश्व विरासत स्थल को, विश्व विरासत स्थल को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, में शामिल करने, जैसे आपको पता है हमारे भारत के कई ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। आपने आगरा का नाम सुना होगा, आगरा के कई सारे स्थल हैं, है ना। तो हमारे भारत के कई सारे ऐसे स्थल हैं जिनको कहाँ जगह दी गई, तो आप कहेंगे यूनेस्को में जगह दी गई। तो यूनेस्को का काम क्या होता है, विश्व के जितने भी ऐतिहासिक या विश्व जो वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया जाता है। ठीक है, और उन्हें अलग से उनकी सिक्योरिटी भी दी जाती है। बात करेंगे कि सबसे पहले आगरा की किला, आपने सुना होगा आगरा का जो किला है, आगरा का किला। तो याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आगरा का किला है, इस आगरे के किलों को बताइए क्या यूनेस्को में शामिल किया गया है, यस या नो। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, यानी कि आगरा का जो किला है इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आगरे के किले को कब शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है 1983 में, 1983 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि आगरा का जो किला है, इस आगरे के किले को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया। तो ये आपको सन भी याद रखना है, आपसे सन भी पूछा जाता है कि बताइए आगरा का जो किला है इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, विश्व विरासत स्थल को कब इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए 1983, 1983 में। इसके बाद में बात करेंगे, आपने सुना होगा कि आगरा में हमारा ताजमहल भी पड़ता है। आगरा में क्या है, ताजमहल। तो ताजमहल को कब शामिल किया गया, ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल की भी हम बात करें तो ताजमहल सबसे पहले बनवाया किसने था, तो आपको याद होना चाहिए कि ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किसने, शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, तो आपको याद होना चाहिए अपनी वाइफ यानी कि नूरजहां कह सकते हैं या मुमताज कह सकते हैं। तो मुमताज की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो आपसे पूछा जाएगा ताजमहल कहाँ पर है, हालांकि आपको याद होता है ताजमहल कहाँ पर है, ये आगरा में है, लेकिन आपको ये नहीं याद होगा कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया। और आपसे यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ पर है, क्योंकि सबको पता होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की, हालांकि ये भी सबको पता होता है, लेकिन कब स्थापना की गई आपको ये नहीं याद होता है। तो याद रखेंगे
ताजमहल की स्थापना कब होती है? 1648 में। कब? 1648 में इसकी स्थापना होती है। याद रखेंगे, स्थापना की बात करेंगे 1648 में। कब? 1648 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। इसकी स्थापना किसने करवाई? शाहजहां ने करवाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1648 में, 1648 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। और ताजमहल बनने में समय कितना लगा था? हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, तो याद रखेंगे ताजमहल को बनने में पूरे 17 साल लग गए थे। क्योंकि ताजमहल क्या है? ताजमहल विश्व में एक अलग ही प्रकार का महल है, एक विश्व विरासत में इसे शामिल भी किया गया है। यानी ऐसी छवि का भी कोई ताजमहल कहीं हमारे वर्ल्ड में, विश्व में नहीं बना हुआ है। तो इस ताजमहल को बनाने में पूरा समय कितना लगा था? तो आपको बताना है 17 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 17 साल। इस ताजमहल को बनाने में 17 साल का समय लगा था। 17 साल में ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। आप सोच सकते हैं 17 साल का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। 17 साल में ताजमहल बना था। इसके बाद में अब बात यह आती है कि ताजमहल बनवाए तो शाहजहां ने 1648 में, 17 साल बनने में लग गए। लेकिन ताजमहल बनाने वाला मिस्त्री कौन था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल बनाने वाला शिल्पकार कौन था। ठीक है। जो मिस्त्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिल्पकार बोलते हैं। यानी कि ताजमहल बनाया किसने? बनवाया तो था शाहजहां ने, लेकिन बनाने वाला मिस्त्री कौन था? याद रखेंगे उस्ताद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद लाहौरी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके शिल्पकार कौन थे? शिल्पकार। तो शिल्पकार में याद रखेंगे उस्ताद लाहौरी। उस्ताद लाहौरी आपको याद रखना है। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये आपके एग्जाम में सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और यहां से आपसे पूछा जाएगा, इसे विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? इसकी मैंने स्थापना देख ली, किसने कराई, कब बना, कितने साल में बना, लेकिन इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है 1983 में। कब? 1983 में। तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है, ये कब शामिल हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए 1983 में शामिल हुआ। इतने सारे पॉइंट आपको ताजमहल के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है। तो एक बार फिर से इसका हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूनेस्को की, तो आप कहेंगे एक विश्व विरासत स्थल को इसमें शामिल किया जाता है। बात करेंगे आगरा का, सबसे पहले किला शामिल किया गया था, तो आगरा का किला 1983 में, और ताजमहल को भी 1983 में। यानी कि 1983 में ताजमहल और आगरा का जो किला है दोनों को यूनेस्को में शामिल कर दिया जाता है। अब बात आती है कि ताजमहल में कई सारी चीजें में पढ़नी है। ताजमहल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? किस मुगल शासक ने करवाया था? आपका आंसर होना चाहिए शाहजहां ने करवाया था। दूसरा पॉइंट, ये कब बना था? ताजमहल कब बना था? याद रखेंगे 1648 में बना था। और ताजमहल बनने में कितना समय लगा था? 17 साल पूरे लग गए थे। और ताजमहल का जो शिल्पकार था, यानी कि जो मिस्त्री था जिसने बनाया था, उसका नाम क्या था? उस्ताद लाहौरी। क्या नाम था? उस्ताद लाहौरी। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट। तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे कि आगरा का किला और क्या, तो आप कहेंगे और हमारा ताजमहल, इसे यूनेस्को में शामिल कब किया गया? आपको सन याद रखना है, आपसे सन पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है फतेहपुर सीकरी का, आपने नाम सुना होगा, फतेहपुर सीकरी। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये सूची में शामिल किया गया कब? 1986 में। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनेस्को में फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया? 1986 में। 1986 में। यानी कि 1983 में आगरा का किला और ताजमहल को शामिल किया जाता है। फतेहपुर सीकरी की बात करें 1986, यानी कि 1986 में फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को में शामिल किया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अगले पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? अतरंजी खेड़ा। आपने सुना होगा अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा जिला में पड़ता है। ठीक है। अतरंजी खेड़ा की बात करेंगे क्या?
अतरंजी खेड़ा की बात करेंगे। सबसे पहले अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है ये पता होना चाहिए आपको। तो ये एटा जिला में पड़ता है। कहाँ पर? एटा। एटा जिला कहाँ पर है? तो आप कहेंगे अपने यूपी में। यूपी में जो एटा जिला पड़ता है वहां पर अतरंजी खेड़ा है। और इस अतरंजी खेड़े को कब शामिल किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए ये शामिल किया गया था कब? तो याद रखेंगे किसमें? तो कहेंगे आप यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके बाद में इसमें मेन चीज क्या है, ये क्यों फेमस है, अतरंजी खेड़ा क्यों शामिल किया गया? कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी। वो विशेषता कौन सी याद रखेंगे? इसके बारे में विशेष क्या है? इसके बारे में विशेष ये है कि गैरिक मृद भांड, गैरिक मृद भांड, मृद भांड, गैरिक मृद भांड की बात करेंगे से लेकर गुप्तकालीन संस्कृति, से लेकर गुप्तकालीन संस्कृति, गुप्तकालीन, से लेकर गुप्तकालीन संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले। क्या मिले? तो आप कहेंगे साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो अतरंजी खेड़ा ये क्यों प्रसिद्ध है, ये क्यों फेमस है? ये एटा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। ये किस लिए फेमस है? इतिहास में इसका नाम क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपने सुना होगा जो मृद भांड है, मृद भांड से लेकर के गुप्तकालीन जो संस्कृति मिलती है, जो गुप्त वंश रहते थे अपने यहाँ, उनकी जो उनके कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में जहाँ से जानकारी मिलती है वह कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे अतरंजी खेड़ा। इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। याद रखेंगे इसे इसलिए यूनेस्को में शामिल किया गया है। देखिए सन हम सबके नहीं याद करेंगे, हम सन केवल उसकी याद करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे सन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो ज़्यादा फेमस है, जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बारे में आपसे पूछा जाता है, आगरा के बारे में पूछा जाता है, तो इनकी हमें सन भी याद रखना है, बाकी सन नहीं याद रखना है। बस अतरंजी में आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, आप कहेंगे एटा जिले में है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि गुप्तकालीन संस्कृति, गुप्त कालों की यहाँ पर क्या कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, हड़प्पा की बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में बात करेंगे तो हड़प्पा याद रखेंगे। यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हड़प्पा से क्या मिला, हड़प्पा क्यों फेमस है? क्योंकि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ से प्राप्त हुआ है, इसलिए उनका इतिहास में नाम है। तो याद रखेंगे हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर धान के क्या मिलते हैं? तो आप कहेंगे धान की खेती के साक्ष्य मिले। धान की खेती, जो धान की खेती होती है, धान की खेती, तो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? तो आप कहेंगे धान की जो खेती होती है उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, धान जानते हैं ना जिसे चावल बोलते हैं आप, तो धान की खेती से के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले? ऑप्शन देगा हड़प्पा देगा, इसके बाद में आगरा देगा, और मृद भांड देगा, इसके बाद में गैरिक देगा, फतेहपुर सीकरी देगा। इस प्रकार से 4-5 ऑप्शन आपसे बना देगा। तो आपको याद रखना है धान की खेती के जो साक्ष्य, एविडेंस, साक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। ये कहाँ से मिले? तो आपको याद रखना है ये हड़प्पा से मिले। ठीक है, तो धान के साक्ष्य कहाँ से मिले? आप कहेंगे हड़प्पा से मिले। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, एक व्यक्ति था, आपने सुना होगा वेंगसांग। वेंगसांग ने इसे क्या बोला? एक व्यक्ति था वेंगसांग, ठीक है, वेंगसांग, इसने क्या बोला? इसने बोला इसे, वेंगसांग की बात करें तो इसने, वेंगसांग ने क्या बोला इसे? वेंगसांग ने इसे विलोसान कहा है। वेंगसांग ने इसे क्या बोला है? विलोसान बोला है, इसे विलोसान बोला है। याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विलोसान बोला है। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा को वेंगसांग ने क्या बोला? तो याद रखेंगे विलोसान बोला। यह विलोसान कहने वाला कौन व्यक्ति था? तो याद रखेंगे वेंगसांग था। कौन था? वेंगसांग। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर से एक बार देखेंगे, फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया। अतरंजी खेड़ा की बात करें एटा जिला में पड़ता है। ये किस लिए फेमस है? क्योंकि गुप्तकालीन यहाँ से संस्कृति यानी कि
हमें कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा की बात करें, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारा आता है आलमगीरपुर का नाम आपने सुना होगा। आलमगीरपुर का नाम सुना होगा, ये कहाँ पर है? याद रखें, मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। इसके बारे में आपने सुना होगा, नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आपने नाम सुना होगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर की बात करें ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मेरठ में पड़ता है। ये कहाँ पर है? मेरठ में। ये किस लिए फेमस है? तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आलमगीरपुर है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखेंगे हिंद नदी। किस नदी किनारे? हिंद नदी के किनारे बसा है। हिंद नदी के किनारे बसा है। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कानपुर किस नदी किनारे, तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा नदी किनारे। दिल्ली की बात करें यमुना नदी की बात करें, सूरत की बात करें ताप्ती नदी की बात करें, अयोध्या की बात करें सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आलमगीरपुर की बात करें ये हिंद नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा पॉइंट की इसमें याद रखना है, यहाँ पर किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो याद रखेंगे सैंधव। ठीक है, सैंधव। सैंधव का मतलब क्या होता है? सैंधव का मतलब होता है कपास की खेती के साक्ष्य मिले। यहाँ पर कपास की जो खेती होती है, कपास की खेती के साक्ष्य मिले, खेती के साक्ष्य मिले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपास की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिले? तो आपका आंसर होना चाहिए आलमगीरपुर या मेरठ। आलमगीरपुर ऑप्शन में हो सकता है या तो मेरठ हो सकता है। तो याद रखेंगे कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आप कहेंगे हापुड़। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे हड़प्पा। क्या बोलेंगे? हड़प्पा। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, आगरा की बात कर लेते हैं। ठीक है, आगरा के लिए हम बात कर लें। नेक्स्ट याद रखेंगे आगरा। आगरा में आपको पता है कई सारी चीजें फेमस है। आगरा में क्या क्या फेमस है? आप अभी मैंने आपको ताजमहल के बारे में बताया, आगरा का जो किला है इसके बारे में बताया, और भी फेमस है आगरा के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि आगरा की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना किसने की? आगरा को किसने स्थापित किया? तो याद रखेंगे एक व्यक्ति थे सिकंदर लोदी। क्या थे? सिकंदर लोदी। तो आगरा की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए सिकंदर लोदी। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, आगरा की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए सिकंदर लोदी ने। और इसकी स्थापना कब की थी? याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे, सन आपको नहीं याद रखना है, केवल आगरा। तो आप कहेंगे सिकंदर लोदी। इसके बाद में आगरा में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें फेमस है? तो याद रखेंगे एक तो लाल किला है आगरा में। आगरा में क्या? तो आप कहेंगे आगरा का लाल किला भी फेमस है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आगरा में क्या? तो आप कहेंगे जामा मस्जिद भी है। आगरा में क्या? तो आप कहेंगे आगरा में जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद के साथ साथ और क्या? तो आप कहेंगे अकबर का यहाँ पर मकबरा भी है। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा आपसे पूछा जाए कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। साथ ही साथ जामा मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर मोती मस्जिद भी है। याद रखेंगे इसके साथ साथ यहाँ पर क्या? तो आप कहेंगे मोती मस्जिद। जामा मस्जिद भी है और साथ ही साथ क्या? मोती मस्जिद भी है। तो देखिए आगरा की बात करें, आगरा सिकंदर लोदी, लाल किला यहाँ पर है, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, अकबर का मकबरा, ताजमहल, ये सारी चीजें कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है आगरा में। तो आगरा हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या है? बहुत ही एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा एक हमारा जिला आता है उत्तर प्रदेश का कन्नौज। क्या? कन्नौज। कन्नौज के बारे में चीजें समझेंगे। कन्नौज की बात करें, कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है, कन्नौज में क्या खास बात रही? तो याद रखेंगे कन्नौज की बात। तो कन्नौज सबसे पहले सबसे ज्यादा शासन यहाँ पर किसने किया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्नौज में सबसे ज्यादा शासन किस वंश ने किया या किस व्यक्ति ने किया? तो याद रखेंगे कन्नौज में सबसे ज्यादा शासन करने वाले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार
सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शासन किया, सबसे ज्यादा शासन किया। तो सबसे ज्यादा शासन किसने किया? तो आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शासन किया? तो आपका आंसर होना चाहिए कन्नौज। क्या? कन्नौज। और कन्नौज का याद रखेंगे महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है, याद रखेंगे इसका महाभारत में, यानी कि महाभारत में कन्नौज का जिक्र किया गया है। महाभारत में भी इसका क्या है? तो आप कहेंगे वर्णन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जिसके बारे में चर्चा की गई? तो याद रखेंगे कन्नौज। इस कन्नौज को महाभारत में भी दर्शाया गया है। अच्छा, इसके बाद में अब ये कन्नौज की बात करें तो कन्नौज का आज का नाम कन्नौज, लेकिन पुराने समय में इसका नाम कन्नौज नहीं हुआ करता था। तो याद रखेंगे इसका पुराना नाम क्या है। इसका ओल्ड नेम की बात करें, पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम याद रखेंगे आज का कन्नौज। जैसे आपने सुना होगा वर्तमान में प्रयागराज हो गया, लेकिन प्रयागराज का नाम पहले क्या हुआ करता था? इलाहाबाद। प्रयागराज को इलाहाबाद बोलते थे, अभी चेंज किया गया है। तो ऐसे कन्नौज का भी पुराना नाम क्या था? कान्यकुंज। याद रखेंगे कान्यकुंज, कान्यकुंज आपको याद रखना है। कान्यकुंज, कान्यकुंज से बन गया कन्नौज। तो पुराना नाम क्या था? तो आप बताएंगे कान्यकुंज। इस कुंज इसका पुराना नाम हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे कन्नौज की बात करें तो कन्नौज ये हमारा गंगा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? गंगा नदी किनारे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कन्नौज किस नदी किनारे? तो आप कहेंगे कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, कन्नौज किस नदी किनारे है? तो आपका आंसर आना चाहिए कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। इसके बाद में पतंजलि ने महाभाष्य में इसका वर्णन किया है। याद रखें कन्नौज के बारे में जो पतंजलि की बात करेंगे, जो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है, तो पतंजलि में भी इसका वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे इस कन्नौज की बात करें तो कन्नौज का पतंजलि जो हमारे पास है प्रोडक्ट, यानी पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में इसका वर्णन किया गया है। महाभाष्य में इसका क्या किया गया? तो आप कहेंगे वर्णन, यानी कि जिक्र किया गया है। याद रखेंगे पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका क्या है? वर्णन किया गया है। इसके बाद में इसे क्या कहा जाता था? इसे एक नाम से और भी जाना जाता है। याद रखेंगे कन्नौज को एक नाम से और भी जाना जाता था। क्या नाम था? तो याद रखेंगे इसका नाम था महोदय श्रीनगर। महोदय श्रीनगर। क्या? महोदय श्रीनगर। महोदय श्रीनगर। आपसे क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जिससे महोदय श्रीनगर कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसे महोदय श्रीनगर कहा जाता, ठीक है, था। इतने सारे पॉइंट आपको कन्नौज के बारे में याद रखना है। कन्नौज सबसे ज्यादा यहाँ पर किस वंश ने शासन किया? आपका आंसर आना चाहिए गुर्जर प्रतिहार वंशों ने किया। कन्नौज का महाभारत में भी वर्णन है, पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका जिक्र है। बात करेंगे इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? कान्यकुंज। ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ है और पुराने समय में इसे महोदय श्रीनगर भी कहा जाता था। इतने सारे पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं कन्नौज के बारे में। किसके बारे में? कन्नौज के बारे में। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपसे ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु तो आपको नाम सुनकर कहीं ना कहीं एक छवि आ रही होगी, किसकी? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध की। तो याद रखेंगे कपिलवस्तु की यदि हम बात कर लें, किसकी? कपिलवस्तु की बात कर लें तो कपिलवस्तु किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में देखेंगे। तो कपिलवस्तु ये क्या है? ये सिद्धार्थ नगर है, यानी कपिलवस्तु को क्या है? सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कपिलवस्तु में ही है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में यहाँ पर शाक वंश या क्षत्रिय वंश के राजा एक शुद्धोधन हुआ करते थे। जो राजा शुद्धोधन थे ये किस वंश से संबंधित? याद रखेंगे शाक या क्षत्रिय वंश बोलते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर शाक्य वंश बोले, आप शाक्य वंश बोले या फिर आप क्षत्रिय वंश बोले। ठीक है,
शाक वंश बोले या क्षत्रिय वंश बोले, यहाँ की जो राजा थे उनका नाम क्या था? राजा शुद्धोधन। क्या नाम था? राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन आपको याद रखना है, ठीक है। राजा शुद्धोधन, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर थे? कपिलवस्तु, यानी कपिलवस्तु में थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बात करेंगे गौतम बुद्ध की अस्थियों से युक्त एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई। यानी कि कपिलवस्तु से क्या हुआ? कपिलवस्तु से जो हमारे महान पुरुष हुए, गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध में क्या हुआ? इनकी जो अस्थियां थी, जो इनकी अस्थियां थी, यहां से क्या हुआ? अस्थियों से युक्त एक मंजूषा प्राप्त हुई। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि यहां से और क्या प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें, जो गौतम बुद्ध थे तो गौतम बुद्ध की अस्थियों से युक्त, अस्थियों से युक्त क्या प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई, एक पाषाण मंजूषा प्राप्त हुई, ठीक है। मंजूषा प्राप्त हुई, एक मंजूषा क्या हुई? तो आप कहेंगे प्राप्त हुई। तो कपिलवस्तु की बात करें, यहाँ पर किस राजा का यहाँ पर मतलब राज हुआ करता था? याद रखेंगे राजा शुद्धोधन की बात करें, ये राजा शुद्धोधन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस वंश के थे? तो याद रखेंगे शाक्य वंश भी ऑप्शन में आता है, क्षत्रिय वंश भी आता है, तो याद रखेंगे शाक्य वंश या क्षत्रिय वंश से संबंधित ये व्यक्ति थे। अब हम बात करेंगे किसकी? कुशीनगर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुशीनगर। तो कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे कि कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। तो कुशीनगर का पुराना नाम क्या है? तो आप कहेंगे कुशीनगर जो हमारे पास है, कुशीनगर के पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम याद रखेंगे कुशीनारा। क्या याद रखना है? इसका ओल्ड नेम यानी कि पुराना जो नाम हुआ करता था वो क्या था? तो आप कहेंगे कुशीनारा। क्या था? कुशीनारा इसका पुराना नाम था। तो कुशीनगर का पुराना नाम आज का कुशीनगर, पुराने समय में से कुशीनारा भी कहा जाता था, ठीक है। बात करेंगे 483 ईस्वी में, इसमें फेमस क्या है? 483 ईस्वी की बात करें तो 483 में क्या हुआ? 483 में जो महात्मा हमारे गौतम बुद्ध थे इन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईस्वी में, ठीक है, 483 में। इसके बाद में बात करें कुशीनगर किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो याद रखेंगे एक मल्ल गणराज हुआ करता था। उस समय एक राज कौन सा हुआ करता था? मल्ल गणराज की बात करें तो मल्ल गणराज का क्या हुआ करता था? तो याद रखेंगे कि राजधानी यानी कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी थी। तो कुशीनगर की बात करें, ये मल्ल गणराज की कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी है। याद रखेंगे गौतम बुद्ध की यहाँ पर एक मूर्ति भी है, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितनी लंबी है? तो याद रखेंगे 6.1 मीटर है। यानी कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी लंबाई कितनी? तो आप कहेंगे 6.1 मीटर, यानी कि 6.1 मीटर इसकी क्या है? तो आप कहेंगे लेंथ रहने वाली है। चलिए अब बात हम कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? चित्रकूट की बात कर लेते हैं। चित्रकूट किस लिए फेमस है? तो हम बात करेंगे चित्रकूट, ठीक है।
तो चित्रकूट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो आपको पता है चित्रकूट में हमारे भगवान राम की बात करें, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर विश्राम किया था, कई साल चित्रकूट में रुके थे। ठीक है, तो चित्रकूट की याद रखेंगे। वनवास के समय राम रुके, जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो वनवास के समय भगवान राम कहाँ रुके थे, तो याद रखेंगे वनवास के समय भगवान राम चित्रकूट में रुके थे। वनवास के समय यहाँ पर रुके थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भगवान राम को वनवास हो गया था तो ये जाकर कहाँ पर रुके थे, तो याद रखेंगे ये चित्रकूट में जाकर रुक जाते हैं। ठीक है, चित्रकूट में रुकेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे भरत यहीं मिलने आए थे। आपसे पूछा जाएगा, आपने सुना होगा कि भरत राम से मिलने गए थे, भरत राम से मिलने गए थे और कहाँ पर मिले थे, याद रखेंगे चित्रकूट में। जब भरत भगवान राम से अपने बड़े भैया से मिलने जाते हैं वह कौन सा स्थान होता है, तो याद रखेंगे चित्रकूट। तो यहाँ भरत मिलने भी गए थे, भरत मिलने भी गए थे। तो याद रखेंगे भरत कहाँ मिलने गए थे, तो आपका आंसर आना चाहिए भरत का मिलाप जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, चित्रकूट में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर भरत का कूप भी बना हुआ है, भरत कूप बना हुआ है। ठीक है, तो आप भरत कूप कहाँ बना हुआ है, चित्रकूट में क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे भरत कूप। तो भरत कूप कहाँ बना हुआ है, चित्रकूट में। भरत यहाँ पर राम से मिलने गए थे और राम को वनवास होने के बाद में राम यहाँ पर कई समय यानी कई साल यहाँ पर अपने व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं, इसलिए चित्रकूट हमारा क्या है, तो आप कहेंगे फेमस है। इसके बाद में चित्रकूट के बाद में हम बात कर लेते हैं झांसी की। किसकी बात कर लेते हैं, झांसी की बात कर लेते हैं। तो चित्रकूट के बाद में हम बात करेंगे झांसी की। तो झांसी किस लिए फेमस है, तो हम बात कर लेते हैं झांसी की। यदि हम झांसी की बात करें तो झांसी की स्थापना कब हुई थी, 1613 में। इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती 1613। कब होती, तो आपका आंसर होना चाहिए 1613 में इसकी स्थापना होती है झांसी में। ठीक है, झांसी की स्थापना 1613 में होती है। साथ ही साथ ओरछा के जो राजा वीर सिंह बुंदेला का आपने सुना होगा, वीर सिंह बुंदेला ये कहाँ के थे, तो आप कहेंगे ओरछा के राजा थे। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला। तो ये ओरछा के राजा थे कौन, वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला ने झांसी को बसाया। ठीक है, याद रखेंगे वीर सिंह बुंदेला ने झांसी को बसाया, झांसी को बसाया, झांसी को बसाया। तो याद रखेंगे झांसी को बसाने वाले कौन व्यक्ति थे, कौन राजा थे, याद रखेंगे ये ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला थे जिन्होंने झांसी की स्थापना की, झांसी को बसाया। कब, 1613 में। 1613 में झांसी की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे वीर सिंह बुंदेला ने की। ठीक है, ये कहाँ के राजा हुआ करते थे, ये ओरछा के राजा हुआ करते थे। साथ ही साथ 1772 में जैतपुर के शासक ने, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, 1772 में एक जैतपुर के शासक थे, जैतपुर के शासक। 1772 में जैतपुर के जो शासक हुआ करते थे, शासक ने क्या किया, ने बाजीराव को सौंप दिया, शासक ने बाजीराव को सौंप दिया, बाजीराव को सौंप दिया, को सौंप दिया। तो याद रखेंगे इस झांसी को एक जैतपुर के शासक थे बाजी। ठीक है, इस झांसी को 1772 में वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, एक जैतपुर के जो शासक हुआ करते थे बाजीराव, तो बाजीराव को झांसी सौंप देते हैं। ठीक है, झांसी सौंप देते हैं और रानी लक्ष्मीबाई शासक बनी और यहाँ की शासिका कौन बन जाती है, तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई, जिसे बोलते हैं झांसी की रानी। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की शासक बनती हैं, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की क्या बनती हैं, शासक बनती हैं। और इसे इतिहास में तो आप जानते हैं इनका नाम लिया जाता है, किस नाम से, इन्हें कहा जाता है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी यहाँ पर क्या करती हैं, यहाँ पर शासक बन जाती हैं, यहाँ पर इनका शासन चलने लगता है। ये सारे पॉइंट आपको झांसी के बारे में याद रखना है और कुछ खास बात झांसी के बारे में और चीज़ें भी आपको समझनी है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे,
झांसी की स्थापना किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने की। ये कहाँ के शासक थे? ओरछा के शासक थे। कब स्थापना की? 1613 में। इन्होंने झांसी किसको दे दिया? बाजीराव को दे दिया। और यहाँ पर अब झांसी में किसका शासन हो गया? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर शासन हो जाता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर शासन हो जाता है। और भी आपको इसमें पॉइंट याद रखनी है। झांसी का विलय अंग्रेजों ने किया। अब क्या हुआ? अब चूंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चलती थी, अंग्रेजों की सरकार चलती थी। अंग्रेजों ने झांसी को क्या किया? विलय कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी को क्या किया? विलय, यानी कि झांसी का विलय अंग्रेजों ने किया। झांसी का विलय किसने किया? तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने कर दिया। तो झांसी का विलय, झांसी का विलय, झांसी का विलय अंग्रेजों ने, झांसी का विलय अंग्रेजों ने किया। झांसी का विलय किसने कर दिया? तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने किया। इसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र करा लिया, लेकिन उस समय यहाँ की शासिका कौन थी? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं? रानी लक्ष्मीबाई इसे आजाद करा लेती हैं। लक्ष्मीबाई की बात करें, इन्होंने झांसी को क्या किया? आजाद करा लिया, ने स्वतंत्र कराया। तो याद रखेंगे अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया था? अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। उसी समय रानी लक्ष्मी की बाई करेंगे, लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से उस झांसी को क्या किया? यानी कि छीन लिया, या आप कह सकते हैं स्वतंत्र करा लिया। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या हुआ? अब जून 1857 को फिर से, जून 1857 का समय आता है, याद रखेंगे जून 1800 का वो समय होता है, 1857 का समय होता है। फिर से अंग्रेजों ने शासन किया, फिर से अंग्रेजों की अधीन क्या होगी? तो आप कहेंगे झांसी। फिर से झांसी अंग्रेजों की हो गई, झांसी अंग्रेजों की हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेजों की हो गई। इस बार फिर से झांसी किसकी हो जाती है? आप कहेंगे अंग्रेजों की हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर क्या होती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर क्या होती है? आप कहेंगे डेथ हो जाएगी, लक्ष्मीबाई की मृत्यु। तो देखिए पहले ये झांसी अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? उस झांसी को अपने कब्जे में किया, अंग्रेजों से उसे क्या किया? स्वतंत्र करा लिया, आजाद करा लिया। अब रानी लक्ष्मीबाई और उधर अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होता है। उसी संघर्ष के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में अब जो झांसी थी, ये झांसी अंग्रेजों के पास हो जाती है। ठीक है, तो अंग्रेजों का फिर से इसमें क्या हो गया? आप कहेंगे फिर से अंग्रेजों का शासन हो गया। क्यों? क्योंकि जो वहां की शासिका थी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी क्या हो जाती है? आप कहेंगे डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के कारण ये जो झांसी थी, ये फिर से किसके अधीन हो जाती है? तो आप कहेंगे अंग्रेजों के अधीन हो जाती है। ठीक है, ये किसके अधीन हो जाएगी? तो आप कहेंगे अंग्रेजों के अधीन ये हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? क्या नहीं होगी? चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। इसका भी सेकेंड पार्ट आएगा। ठीक है, पार्ट सेकेंड में, क्योंकि ये हमारा चैप्टर बड़ा है तो इस चैप्टर को हम 2 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे आज की क्लास आपको समझ आई होगी। जिस समझ आई, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। यूपी लेखपाल की बात करें, यूपी कांस्टेबल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ से हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके बाद में मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।